Hello everyone, welcome to my channel. This is me Madhuri and I am an advocate. आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट की जो डील करता है सेक्शन 138 एंड सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। इस केस का नाम है श्री दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा। तो एनआई एक्ट के अंदर यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 138 और सेक्शन 139 क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्शन 138 की और आगे चलकर इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 139 को। सेक्शन 138 सिंपली ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है यानी अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। फैक्ट समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दत्तात्रेय यानी कंप्लेनेंट को ए माना है और शरणप्पा यानी रिस्पोंडेंट और अक्यूज्ड को मैंने बी माना है। अब बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स। एक कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है ए के द्वारा बी के अगेंस्ट में सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। ए का कहना है कि वह बी को पिछले 6 सालों से जानता है। बी ए से 2 लाख रुपए का लोन लेता है और गारंटी के रूप में उसे एक चेक देता है इस प्रॉमिस के साथ कि वह रीपेमेंट कर देगा 6 महीने के अंदर। ए का ये भी कहना है कि इन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया और इस पर साइन भी किया। ए का कहना है कि उसने बी को बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि वह पैसे वापस लौटा दे लेकिन इसके बावजूद भी बी ने पैसे वापस नहीं लौटाए। ए ने चेक को इनकैशमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट कर दिया और चेक डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से। डिसऑनर ऑफ चेक से अग्रीड होकर ए बी को एक डिमांड नोटिस भेजता है। ए का काउंसिल इस डिमांड नोटिस में ये कहता है कि बी ने इंटेंशनली ए को चीट किया है और बी ने कोई ऐसा एफर्ट पुट नहीं किया है कि जिससे उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो सके। साथ में ए के काउंसिल ने उस डिमांड नोटिस में ये भी एलिज किया कि बी ने ना सिर्फ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है बल्कि सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत भी एक अपराध किया है। बी ने रिप्लाई नोटिस दिया। इस रिप्लाई नोटिस में बी ने कहा कि जो टाइम और डेट चेक के लिए मेंशन है उस डेट और टाइम पर मैंने कोई लोन नहीं लिया था। बी साफ मुकर जाता है और फिर ये मामला जाता है कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में भी ये कहता है कि ये चेक तो मैंने मल्लिकार्जुन को दिया था। मल्लिकार्जुन को हम यहाँ पे सी मान लेते हैं। मल्लिकार्जुन को ये चेक मुझे वापस लौटाना था क्योंकि मैंने उसे एज ए सिक्योरिटी पर्पस दिया था और उसने ये चेक मुझे वापस नहीं लौटाया और वो गांव छोड़कर चला गया। लेकिन यहाँ पर बी फेल हो जाता है ये प्रूव करने में कि अगर आपने चेक सी को दिया था यानी मल्लिकार्जुन को अगर बी ने चेक दिया था तो फिर वो ए के हाथ में कैसे पहुंचा। नाउ सी, जब कोर्ट के अंदर ए का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो कोर्ट ये नोटिस करती है कि इसकी स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है। जब ट्रायल कोर्ट में ए का एग्जामिनेशन हुआ था तब ए ने ये कहा कि मुझे चेक उस वक्त मिला था जिस वक्त हमने एग्रीमेंट साइन किया था और क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ए की स्टेटमेंट ये थी कि मुझे चेक ये तब मिला था जब 6 महीने का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था यानी रीपेमेंट का टाइम जब 6 महीने के बाद आ गया था तब ये मुझे सिक्योरिटी के रूप में चेक मिला था। तो कोर्ट ने कहा ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स मैच नहीं होती। अब बात करते हैं उस एग्रीमेंट की जो ए ने अपने केस को असिस्ट करने के लिए कोर्ट में मार्कअप कर रखा था। ए का कहना ये था कि इस एग्रीमेंट में हम दोनों के सिग्नेचर हैं। कोर्ट ने ये नोटिस किया कि इस एग्रीमेंट में बी के सिग्नेचर तो है ही नहीं। बी के सिग्नेचर उस एग्रीमेंट के स्टैम्प पेपर पे है और स्टैम्प पेपर पर जो सिग्नेचर है उसको कानून की नज़रों में सस्टेनेबल नहीं माना जाता है। कोर्ट यहाँ तक कि ए के इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिकॉर्ड को भी स्क्रूटनाइज करती है और ये पाती है कि इस रिकॉर्ड के अंदर 2 लाख के ट्रांजैक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है जिससे ये प्रूफ होता है कि ए की फाइनेंशियल कैपेसिटी थी ही नहीं 2 लाख रुपए उधार देने की।
ट्रायल कोर्ट बी के फेवर में फैसला सुनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ए की कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है। अब क्या होता है, अब ए हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट कहती है कि ए की जो स्टेटमेंट्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है इस पॉइंट को लेकर कि चेक एक्चुअल में कब इशू किया गया था, और यही सेम पॉइंट ट्रायल कोर्ट ने भी उठाया था। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्रिजम्पशन है वो एक रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। अब यहाँ पर समझते हैं सेक्शन 139 को। नाउ सी, आसान भाषा में इसे समझें तो सेक्शन 139 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है तो कोर्ट ये अज्यूम करती है कि ये चेक किसी डेट या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दिया गया है। सीधे शब्दों में, अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो कोर्ट पहले ये मानेगी कि ये चेक पैसे वापस करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट इनिशियली तो ये मानेगी कि ये चेक किसी डेट और लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दिया गया है, लेकिन अपोजिट पार्टी को भी कोर्ट मौका देगी एविडेंस देने का इस अजम्पशन के अगेंस्ट में। यदि अपोजिट पार्टी सक्सेसफुली इस प्रिजम्पशन के अगेंस्ट में एविडेंस ला पाती है तो ये प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाती है। रिवर्ट को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कैंसिल हो जाती है। हमने ये सेक्शन 139 को यहाँ पर क्यों समझा है, इसकी प्रिजम्पशन को क्यों समझा है, क्योंकि बी का कहना है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर था कि उसे ये प्रूफ करना था कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है 2 लाख रुपए देने की, लेकिन वो इसे प्रूफ नहीं कर पाया। अब जब ये प्रूफ हो जाता है कि वह 2 लाख देने के सक्षम ही नहीं था, तो हम ये क्यों प्रिज्यूम करें कि ये चेक किसी डेट और लाइबिलिटी के लिए है। इसलिए कोर्ट ये कहती है कि किसी भी प्रकार का डेट और लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। यहाँ पर कोर्ट इस प्रकार से प्रिज्यूम करती है। इन सब कारणों की वजह से हाई कोर्ट ने ए की जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया और ए अनसेटिस्फाइड होकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के नतीजों को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ए है ना, यानी जो दत्तात्रेय है, कि ए सही तरीके से एस्टैब्लिश तो कर पाया है कि जो चेक पर सिग्नेचर है वो तो बी के है, तो इस हिसाब से तो हमें 139 की प्रिजम्पशन रेज करनी चाहिए थी। लेकिन इस केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ए की फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स प्लस चेक के टाइम की डिटेल्स में कमी का जो रेशियो है वो सिग्नेचर वाले पॉइंट को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है कि इससे सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को रेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बी इसलिए कर पाया है क्योंकि बी ने फैक्ट्स को प्रूव किया है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे। यूजुअली इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दे दिया जाता है। अब क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो अपने फैक्ट्स को प्रूफ नहीं कर पाया है और डाउट क्रिएट करा है, इसलिए उस डाउट का बेनिफिट सामने वाली पार्टी यानी अक्यूज को मिल जाता है और इस केस में वो बेनिफिट ऑफ डाउट बी को मिल गया। और यहीं पर ये कोर्ट कहती है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे बी के फेवर में ये जाता है और ए का जो फैक्ट्स है इन सभी कारणों की वजह से, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स का होना, चेक की डिटेल्स में कमी का होना और फाइनेंशियल इनकैपेसिटी की वजह से ए का जो केस है वो वीक पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब एक अक्यूज्ड के फेवर में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की कॉन्करेंट फाइंडिंग्स आती है तो जनरली ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड की लिबर्टी और इनोसेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कोर्ट तभी इंटरफेयर करती है जब कोर्ट को ये दिखता है कि यहाँ पे कोई भारी गलती हुई है या फिर कोई परवर्सिटी हुई है या फिर कुछ ऐसा रीज़न है जो ये दिखाए कि अक्यूज्ड के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में बी के एक्यूटल के जो फाइंडिंग्स हैं उनमें कोई परवर्सिटी या एविडेंस की कमी नहीं है। ट्रायल और हाई कोर्ट ने अच्छे से एविडेंस को एनालाइज करके ही जजमेंट पास की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस केस में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है।
और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अपील को डिसमिस कर दी। आइए इस केस को सम अप करते हैं। तो आपको इस केस से क्या सीखने को मिला? अगर आप किसी चेक डिसऑनर के केस को फाइल कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, कंसिस्टेंट एविडेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना ज़रूरी है। ये जजमेंट हमें ये भी याद दिलाता है कि सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ऐसा लगता है कि जो होल्डर ऑफ चेक है उसका केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सामने वाली पार्टी यानी डिफेंडेंट को भी मौका दिया जाता है इसके अगेंस्ट में एविडेंस देने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई लीगल क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।